नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की स्थापत्य कला के ऊपर, और स्थापत्य कला के अंतर्गत मित्रों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ रहे हैं। राजस्थान में दोस्तों एक आंकड़े के मुताबिक कुल दुर्गों की जो संख्या है वो 256 है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि सभी 256 दुर्ग पढ़ पाना असंभव है। परीक्षक के लिए प्रश्न बनाना भी उन दुर्गों से असंभव है। इसलिए महत्वपूर्ण जो दुर्ग है, वैसे अगर दुर्गों को पढ़ा जाए तो राजस्थान के 6 ही दुर्गों को पढ़ा जाता है। और 6 दुर्ग कौन से पढ़े जाते हैं? जिनको 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था। ये 6 दुर्ग गाजर, चिक्कू, आम, यानी गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर, इन 6 दुर्गों को पढ़ा जाता है। फिर भी जब आप उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ ही गए हैं तो सारे महत्वपूर्ण दुर्ग जो भी 25, 30, 35 जितने भी हैं, उन सभी के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण बड़े दुर्ग 25, 30 अपन पढ़ चुके हैं, और 5-7 जो छोटे छोटे दुर्ग बच जाते हैं उनके बारे में आज अपन जिक्र करके इस दुर्गों के अध्याय का विधिवत दोस्तों समापन करना चाहेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आज अपन जिस दुर्ग पर चर्चा करने वाले हैं उस दुर्ग का नाम बताओ कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग। और इस जालोर दुर्ग से परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कोई सा भी दुर्ग पढ़े तो उस दुर्ग के निर्माता के बारे में पता होना चाहिए कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। इस दुर्ग की निर्माता के संबंध में 2 अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, यानी एक मत नहीं है, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। तो सबसे पहले मित्रों इस दुर्ग के निर्माण के बारे में इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, इतिहासकार जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा जी क्या कहते हैं कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी से लगा करके 760 ईस्वी के मध्य करवाया। ऐसा मानना कौन से इतिहासकार का है? डॉक्टर दशरथ शर्मा का। तो यहां पर डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार दुर्ग का जो निर्माण है, बताओ किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार शासक जिनका नाम था नागभट्ट प्रथम, और इनकी मान्यता है कि 730 से 760 ईस्वी के बीच इस दुर्ग का निर्माण हुआ। लेकिन अलग इतिहासकार G.H. ओझा, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने कहा कि नहीं, 8वीं सदी में यह दुर्ग बना ही नहीं, दुर्ग का निर्माण तो 10वीं सदी में हुआ, और दुर्ग का जो निर्माता है धारावर्ष परमार है। यानी ओझा जी का मत ही अलग है, और मत के अनुसार निर्माण G.H. ओझा के अनुसार, G.H. ओझा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि दुर्ग का निर्माण 10वीं सदी में किसके द्वारा? धारावर्ष परमार, धारावर्ष परमार जो भी है मित्रों, धारावर्ष परमार ने इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। अच्छी बात है। अब दुर्ग का निर्माता पढ़ने के पश्चात अपन दुर्गों के अंतर्गत मित्रों उस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है वो पढ़ते हैं। तो जालोर का दुर्ग जो है दोस्तों गिरी श्रेणी का है। बताओ कौन सी श्रेणी का है? दुर्ग की जो श्रेणी है वो गिरी है, और गिरी का अर्थ होता है पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मित्रों ध्यान रखिएगा, कनकाचल पहाड़ी पर स्थित। बताओ कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? कनकाचल पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, कनकाचल पहाड़ी पर स्थित। अब दोस्तों जब दुर्ग की श्रेणी पढ़ ली, गिरी, तो पहाड़ी का नाम भी पढ़ लिया, और पहाड़ी के पश्चात अपन प्रत्येक दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार देखते हैं।
प्रत्येक दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि दुर्ग में एंट्री मारेंगे तो दीवार कूद कर तो जाएंगे नहीं, और अपन गेट से जाएंगे तो मुख्य प्रवेश द्वार जो है मित्रों, एक तो है सीरे पोल। बताइएगा कौन सा पोल है? सीरे पोल है। और दूसरा बताइएगा कौन सा पोल है? सूरज पोल। वैसे इस दुर्ग के कुल 7 प्रवेश द्वार है, लेकिन जो सबसे प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है, एक माना जाता है सीरे पोल, और दूसरा कौन सा पोल माना जाता है? सूरज पोल। तीसरी बात देखी अपने, और चौथी बात, कोई सा भी दुर्ग हो, अपन उस दुर्ग के कौन से बिंदुओं पर चर्चा करते हैं? उपनामों पर चर्चा करते हैं कि इस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं। तो जालोर दुर्ग जो है, इसका सबसे पहला उपनाम आपको पता होना चाहिए, सोनगढ़ है। बताइए जालोर दुर्ग को ही कौन सा गढ़ कहा जाता है? सोनगढ़ कहा जाता है। लेकिन सोनारगढ़ किसको कहा जाता है? जालोर को नहीं कहा जाता मित्रों, सोनारगढ़ कहा जाता है जैसलमेर को। मैंने आपको जैसलमेर का किला पढ़ाया, तब बताया था गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चिनायो भाटियां, गढ़लो जैसलमेर। तो जो गढ़लो जैसलमेर है, उस गढ़लो जैसलमेर को सोनारगढ़ कहते, जबकि सोनगढ़ कौन सा किला कहता? जालोर। मित्रों इस दुर्ग को कहा जाता है स्वर्णगिरी। ध्यान रखिएगा कौन सी गिरी? स्वर्णगिरी। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊ की मात्रा हट गई और स्वर्ण नगरी पूछ लिया तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर कहलाती, क्योंकि सोने जैसी बालू रेत जिस दुर्ग के आसपास चमकती है, वो रेतीला किला जैसलमेर है। तो स्वर्णगिरी जैसलमेर हो जाएगा, और स्वर्णगिरी अपना कौन सा हो जाएगा? जालोर का हो जाएगा। मित्रों इसके अलावा नंबर 3 का अगर उपनाम में देखूं, तो नंबर 3 पर उपनाम इसका हो जाएगा जलालाबाद। बताइए कौन सा बाद हो जाएगा? जलालाबाद। दोस्तों जलालाबाद इस दुर्ग को इसलिए कहा जाता है, वर्ष 1311 ईस्वी में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर आक्रमण करके जालोर पर अधिकार कर लिया था। जालोर पर अधिकार करने के पश्चात इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का परिवर्तित नाम बताओ क्या कर दिया था? जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के 3 दुर्गों के नाम बदले थे। पहला चित्तौड़गढ़, जिसका नाम खिजराबाद रखा। कब रखा था? 1303 ईस्वी में रखा था। नंबर 2 सिवाना का किला, जिसका नाम खैराबाद रखा। कब रखा? 1308 ईस्वी में रखा। और नंबर 3 का किला, जालोर का किला, जिसका नाम जलालाबाद रखा। कब रखा? 1311 में। मित्रों राजस्थान में 5 दुर्ग ऐसे हैं जिनके नाम बदले गए थे। पहला ध्यान रखना, आमेर का किला, जिसका नाम मोमिनाबाद रखा गया। 3 मैंने अभी अभी बताए, और एक गागरोन का किला, जिसका नाम मुस्ताफाबाद रखा गया। तो इस जालोर का नाम हो जाएगा अपने जलालाबाद। मित्रों इसी जालोर को कहा जाता है जाल नगर। बताइए इसी को क्या कहा जाता है? जाल नगर कहा जाता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। मित्रों इस जालोर का नाम जालोर क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर एक ऋषि रहता था, उस ऋषि का नाम था जबाली ऋषि। तो जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण, जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस दुर्ग को बताओ कौन सा दुर्ग कहा गया? जालोर कहा गया। क्योंकि जिस प्रकार गालव ऋषि की तपोभूमि गलताजी कहलाई, चिड़िया नाथ की तपोभूमि चिड़िया टुक कहलाई, मित्रों नाथ जी की तपोभूमि नाथ द्वारा कहलाई, उसी प्रकार जबाली ऋषि की तपोभूमि क्या कहलाई? जबालीपुर अथवा जालोर कहलाई थी। तो इसी का एक उपनाम हो जाएगा जबालीपुर। बताओ कौन सा पुर हो जाएगा? जबालीपुर।
तो ये दुर्ग का साधारण सा परिचय अपन ने देखा कि दुर्ग का निर्माण के बारे में दो मान्यताएं हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ गया कि गुरुजी कोई परीक्षक ऐसा सरफिरा आ जाए, दोनों ही ऑप्शन में दे दे कि जालोर दुर्ग का निर्माता कौन है, नागभट्ट भी ऑप्शन में दे दिया, धारावर्ष परमार भी दे दिया, तो हम क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, जो राइट का चिन्ह है वो बताओ, गोला किसके ऊपर काला कर देना है? नागभट्ट प्रथम के ऊपर काला कर देना है। बाकी आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक की जानकारी सभी को अच्छे से समझ आनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं जालोर के दुर्ग में। आगे अपने को क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, तो इस जालोर दुर्ग को फिर से दोस्तों एक गोल घेरे में कैद करते हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी चित्र दिखाओ, और चित्र देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक अपनी कलम नहीं चलेगी चित्रों से काम होने वाला नहीं है। तो कलम चलाइए, वास्तविकता पर आइए, चित्रों को साइड में रखिए, एक ही दिन में सारे चित्र दिखा देंगे, लेकिन पहले एक एक बिंदु जो परीक्षा में पूछा जाए वो याद होना चाहिए। मित्रों, जालोर दुर्ग के बारे में ध्यान रखना, जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। बताओ किसकी गुफा स्थित है? जालंधर नाथ की गुफा स्थित है। और ये जालंधर नाथ कौन है? जालंधर नाथ मित्रों नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत थे। इन्हीं जालंधर नाथ जी के शिष्य आगे चल के गुरु गोरखनाथ हुए, इन्हीं के शिष्य आगे चल के आयस देवनाथ हुए। आयस देवनाथ जो है जोधपुर में महामंदिर में रुके थे। यानी नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत थे जालंधर नाथ, जिनका जो गुफा है वो बताओ कौन से दुर्ग में बनी हुई है? जालोर के दुर्ग में बनी हुई है दोस्तों। अगला बिंदु ध्यान रखिएगा मित्रों, दुर्ग के सामने नटनी की छतरी स्थित। दुर्ग के सामने नटनी की छतरी स्थित। बताओ किसकी छतरी है? नटनी की छतरी। दोस्तों ध्यान रखना, परीक्षक बड़ा शैतान होता है। वो नटनी का चबूतरा पूछ ले तो बताओ नटनी का चबूतरा कहां पर है? पिछोला झील। और पिछोला झील बताओ कहां पर है? उदयपुर में। नीचे नोट लगा के लिखना, नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा कहां पर है? तो ये हो जाएगा अपने पिछोला झील के किनारे। नटनी का चबूतरा पिछोला झील किनारे। पिछोला झील बताओ कहां पर है? उदयपुर में, जिसका निर्माण राणा लाखा के काल में, लक्ष्मण सिंह के काल में एक चिड़ीमार पिच्छू बंजारे ने करवाया था। वहां पर नटनी का क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। दोस्तों इस दुर्ग में दो प्रमुख जलाशय हैं। उन जलाशयों का नाम भी याद रखना, पीटीईटी के पेपर में पूछा जा चुका है कि जालर बावड़ी, पापड़ बावड़ी, सोन बावड़ी किस दुर्ग के प्रमुख जलाशय है। तो यहां पर तीन जलाशय हैं। एक का नाम है जालर बावड़ी। बताओ कौन सी बावड़ी? जालर बावड़ी। एक का नाम है मित्रों सोन बावड़ी। सोन हलवा नहीं है दोस्तों, ये सोन बावड़ी है। बताओ सोन क्या है? बावड़ी है। और पापड़ ये खाने वाला नहीं है मित्रों, ये पापड़ भी बताओ क्या है? बावड़ी है। बताओ पापड़ भी क्या है? बावड़ी है। तो ये तीन इस प्रकार के कभी कभार युग में आ जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण युग बनता है वो बनता है रानीसर पदमसर किस दुर्ग के प्रमुख जलाशय है? तो रानीसर पदमसर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के प्रमुख जलाशय है। आपसे पूछा जा सकता है खातन की बावड़ी, गीतेल बावड़ी, ये किस दुर्ग के प्रमुख जलाशय हैं? तो ये गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सबे गढ़ैया, यानी चित्तौड़गढ़ के जलाशय। मित्रों इस दुर्ग के महल ध्यान रखिएगा। इस दुर्ग के महल कौन कौन से हैं? यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण महल है दोस्तों वो है मान सिंह का महल। बताओ किसका महल? मान सिंह का महल। बताओ कौन से दुर्ग में है मान सिंह का महल? है जालोर दुर्ग में है एक तो मान सिंह का महल। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा अपने रानी महल। बताओ कौन सा महल है? रानी महल। ये 2 मंजिला रानी महल है। टोटल बताओ कितने मंजिला है? 2 मंजिला रानी महल है। मान सिंह का महल हो गया। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना नाथावत महल।
इसके अलावा नाथावत बावड़ी नहीं, नाथावत बावड़ी बूंदी में है, और नाथावत जो महल है ये नाथावत महल बताओ कहां पर है? जालोर में है। तो ये प्रमुख हो गए अपने यहां के महल। इसके अलावा दोस्तों इस दुर्ग में मंदिर कौन कौन सा है? यानी जालोर का जो किला है यहां पर मंदिर कौन सा है? तो मित्रों ध्यान रखना, यहां पर मंदिर है अवसुदन का मंदिर। बताओ कौन सा मंदिर है? वैसे ये कृष्ण मंदिर है, लेकिन इसका जो नाम लिखता मिलता है वो मिलता है अवसदन का मंदिर। इसके अलावा गुरुजी क्या है? इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना, परमार काल का कीर्ति स्तंभ। आपसे पूछा जा सकता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां है? कुंभलगढ़ में है, लेकिन परमार कालीन पहला कीर्ति स्तंभ, क्योंकि परीक्षक ने पूछ लिया है पहला विजय स्तंभ कहां है, तो पहला विजय स्तंभ बयाना में है। दूसरा विजय स्तंभ कहां है? मंडोर जोधपुर में है। तीसरा विजय स्तंभ कहां है? तीसरा कुंभलगढ़ राजसमंद में है। चौथा कहां पर है? चौथा आउवा पाली में है। पांचवा विजय स्तंभ कहां है? 1965 जैसलमेर में बना हुआ विजय स्तंभ है। उसी प्रकार पूछा जा सकता है कि पहला कीर्ति स्तंभ कहां है? तो ध्यान रखिएगा, परमार कालीन, भोज परमार के काल में निर्मित पहला कीर्ति स्तंभ, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ जालोर दुर्ग में है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ बताओ कौन से दुर्ग में हो गया? जालोर दुर्ग में हो गया। तो एक बार यहां तक की कुछ बातें अपने को और जालोर दुर्ग के बारे में पता होनी चाहिए कि जालोर दुर्ग के सामने नटवी की छतरी है, कौन कौन से महल मालिए हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, जलाशय कौन से हैं, और यहां पर परमार कालीन क्या है? कीर्ति स्तंभ है। मित्रों यहां तक की जो कुछ बातें हैं अपने को किस दुर्ग के बारे में पता होनी चाहिए? जालोर दुर्ग के बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक की जानकारी लेने के पश्चात इस जालोर दुर्ग के बारे में अपने को और क्या क्या बातें पता होनी चाहिए? दोस्तों 3 बातें आप और इस दुर्ग के बारे में देख लें तो फिर जालोर दुर्ग में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बताओ जालोर में पहली बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए फिरोजा मस्जिद अथवा तोपे मस्जिद, फिरोजा मस्जिद इसी को कहते हैं तोपे मस्जिद, क्योंकि इस मस्जिद की आकृति तोप जैसी है। तो इस कारण इस मस्जिद का नाम बताओ कौन सी मस्जिद हो गया? फिरोजा मस्जिद अथवा तोपे मस्जिद। और इसका निर्माण करवाया था 1311 ईस्वी में। बताओ किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। एके ने, एके का बताओ पूरा नाम क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आप कहेंगे खिलजी यहां पर क्यों आया? मित्रों बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, खिलजी यहां पर क्यों आया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जालोर का शासक, जब जो सबसे शक्तिशाली शासक था कानड़ देव चौहान, उन कानड़ देव चौहान का एक पुत्र था जिनका नाम था बीरम देव। और बीरम देव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इतिहास का सबसे सुंदर छोरा बताओ कौन सा देव था? बीरम देव। ऐसा छोरा ना जन्मा है ना जन्मने की कोई संभावना है, इतना खूबसूरत जो छोरा था वो बीरम देव था। और बीरम देव कानड़ देव का छोरा है। इस समय दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। मित्रों कानड़ देव अपने पुत्र बीरम देव को दिल्ली भेजता है, और दिल्ली भेजने के साथ ही फिरोजा और बीरम के बीच में बताओ कौन सा प्रसंग हो जाता है? प्रेम प्रसंग हो जाता है। अब प्रेम प्रसंग के तहत फिरोजा विवाह करना चाहती है बीरम से, लेकिन बीरम फिरोजा से कतई विवाह करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? बीरम जो है मित्रों जालोर की एक लड़की से मोहब्बत करता था, प्रेम करता था, और वो हिंदू लड़की थी। इस बीरम ने कहा कि मैं मुस्लिम लड़की से विवाह नहीं कर सकता।
मित्रों, फिरोजा ने कई बार समझाने का प्रयत्न किया। एक फिरोजा की बुआ थी जिसका नाम था गुलबदिस्ता। वो 17 बार जालोर आई थी, बीरम को समझाइया, बीरम मान ले, लेकिन बीरम मानने का नाम लेता ही नहीं। बीरम ने कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अंत में फिरोजा ने अपने बापू का नाम बताओ क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि खिलजी, अगर मेरा विवाह बीरम के साथ नहीं हुआ तो मैं यमुना में कूद के सुसाइड कर लूंगी। अब आप बताओ, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली का राजा अलाउद्दीन है, यानी यमुना अलाउद्दीन के घर के पास से ही गुजरती है। फिरोजा रोज रोज धमकी देती है कि बापू, विवाह करूंगी तो कौन से देव से करूंगी? बीरम देव से करूंगी, अन्यथा किस में कूद जाऊंगी? यमुना में कूद जाऊंगी। अब आप बताइए, दिल्ली जैसे बड़े सुल्तान, पूरे भारत का जाना माना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की लड़की अगर सुसाइड कर लेगी तो अलाउद्दीन खिलजी की पूरे देश में क्या इज्जत रह जाएगी? इसलिए अपनी पुत्री का विवाह बीरम के साथ करवाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी में जालोर के ऊपर आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण के समय मित्रों, कानड़ देव लड़ता हुआ वीर गति को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। अब कानड़ देव वीर गति को प्राप्त हो गया तो बीरम देव जो है, बीरम देव ने सोचा, रे अगर जिंदा बचे तो ये दिल्ली ले जाएंगे और विवाह किसके साथ करवा देंगे? फिरोजा के साथ करवा देंगे। इसलिए बीरम देव इसी दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, जोग माया मंदिर, और एक मंदिर बना हुआ है आशापुरा माता का मंदिर। उस आशापुरा माता के सामने जाता है और बताता है कि आशापुरा, बता क्या करूं? क्या फिरोजा के साथ विवाह कर लूं क्या? लेकिन बीरम के अंदर से आवाज आई कि नहीं बीरम, ऐसा मत करना, तेरी प्रेमिका रूपा को धोखा मत देना। और बीरम देव तलवार उठाता है और आशापुरा माता के सामने मित्रों सुसाइड कर लेता है। जैसे ही बीरम देव के सूचना, अपने आत्महत्या की सूचना दिल्ली फिरोजा के पास पहुंचती है, फिरोजा भी दोस्तों यमुना में कूद करके सुसाइड कर लेती है। यानी दोनों का प्रेम संबंध सच्चा था। इधर बीरम ने सुसाइड किया, उधर फिरोजा ने सुसाइड किया। दोनों की कहानी समाप्त हो जाती है। और जब अलाउद्दीन खिलजी को फिरोजा की आत्महत्या की पता लगा तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा उदास होता है और अपनी पुत्री फिरोजा की स्मृति में इस जालोर दुर्ग में एक मस्जिद बनाता है, जिसका नाम बताओ कौन सी मस्जिद है? फिरोजा मस्जिद। इसकी आकृति, इसके ऊपर तोप का चित्र अंकित होने के कारण इस मस्जिद का नाम बताओ कौन सा मस्जिद हो जाता है? तोपे मस्जिद। इसका निर्माण 1311-12 ईस्वी में करवाया गया। देखिएगा दोस्तों, तोपे मस्जिद के अलावा ध्यान रखना, दुर्ग में जोग माया माता का मंदिर स्थित है। बताओ दुर्ग में कौन सी माता का मंदिर है? जोग माया माता मंदिर स्थित है। जोग माया माता मंदिर के अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा, इसी दुर्ग में आशापुरा माता मंदिर स्थित है। बताइएगा, इसी दुर्ग में कौन सा मंदिर स्थित है? आशापुरा माता मंदिर स्थित है। इसी दुर्ग में मित्रों ध्यान रखना, बीरम देव चौकी स्थित है। बताओ इसी दुर्ग में कौन सी चौकी स्थित है? बीरम देव चौकी स्थित है। यह बात भी दोस्तों अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बीरम देव चौकी, आशापुरा माता मंदिर और जोग माया मंदिर स्थित है। इसके अलावा और क्या याद रखना मित्रों, इस जालोर दुर्ग के बारे में एक इतिहासकार है जिनका नाम है हसम निजामी, जिनका नाम है हसम निजामी। और ये हसम निजामी, इससे हसन निजामी पूरा नाम है इनका, हसन निजामी। ये हसन निजामी इस दुर्ग के बारे में एक कथन कहते हैं कि आज तक कोई विदेशी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। सेकेंड ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया हसन निजामी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का आज तक कोई विदेशी आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल पाया। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? जालोर दुर्ग के बारे में। तो एक कथन यहां पर लिखना है, हसन निजामी ने क्या कहा है? इस दुर्ग का दरवाजा, इस दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी
कोई आक्रमणकारी अब तक नहीं खोल पाया, अब तक ये नहीं खोले पाया। ये कथन बताओ कौन से दुर्ग के बारे में है? जालोर। इस दुर्ग के बारे में एक और कथन प्रचलित है, वो किसी ने नहीं कहा, ऐसे ही कहा जाता है, राई का भाव रातों ही गया, राई का भाव रातों ही गया। बताओ, राई का भाव रातों ही गया। ये कथन भी किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, राई का भाव रातों ही गया। और दूसरा हसन निजामी ने कहा था। मित्रों, क्या जालोर दुर्ग में कभी कोई साका हुआ? क्या बिल्कुल हुआ था। 1311 का जो जालोर का आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का, उस आक्रमण के समय कान्नड़ देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते, अर्थात कान्नड़ देव ने क्या किया था? केसरिया किया, जबकि इसकी रानी जैतल देवी ने जोहर किया। और जहां केसरिया और जोहर एक साथ होते हैं उसको बताइएगा मित्रों क्या कहा जाता है? साका। तो यहां पर लिख सकते हैं जालोर दुर्ग में साका, जालोर दुर्ग का साका, जालोर दुर्ग का साका। बताओ कब हुआ था? जालोर दुर्ग का जो साका होता है 1311 ईस्वी में होता है। साका के समय बताओ केसरिया किसने किया था? केसरिया किया था कान्नड़ देव ने। बताओ, केसरिया कान्नड़ देव ने। मित्रों, जोहर किसने किया था? जोहर था रानी जिसका नाम था जैतल देवी। बताओ, जोहर करने वाली रानी का नाम कौन सी देवी था? जैतल देवी। और बताओ, आक्रांता यानी आक्रमणकारी कौन था? आक्रमण किया था एके ने, और एके का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ये कुछ बातें अपने को किस दुर्ग के बारे में याद रखनी है? जालोर दुर्ग के बारे में। ऐसा जो अपना महत्वपूर्ण किला, कौन सा किला कहलाता है? जालोर। इस जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? सिवाना कहलाता। यहां पर लिख सकते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। बताओ कौन से दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है। और सिवाना बताओ कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। ये सारी जानकारियां जो है अपने को कौन से दुर्ग के बारे में पता होनी चाहिए? जालोर दुर्ग के बारे में दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब जालोर दुर्ग के बाद आगे बढ़ते हैं। जालोर का एक महत्वपूर्ण दुर्ग हो गया। मारवाड़ में सिवाना का दुर्ग देख लिया। और कौन कौन से दुर्ग पढ़ने हैं? दो तीन छोटे छोटे, लगभग मैं 30 से ज्यादा दुर्ग आपको पढ़ा चुका हूं मित्रों। बहुत ज्यादा है ये दुर्ग, लेकिन फिर भी दोस्तों दो तीन छोटे छोटे दुर्ग और याद रख ले। एक दुर्ग है दोस्तों पीपलूद दुर्ग। बताओ, एक दुर्ग कौन सा दुर्ग है? पीपलूद दुर्ग। और ये जो पीपलूद दुर्ग है ये बताओ कहां पर पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में पड़ता है। ये पड़ता है बाड़मेर में। अब ये दुर्ग क्यों महत्वपूर्ण है? ये दुर्ग इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इस दुर्ग का निर्माण दुर्गादास राठौड़ ने करवाया। आप कहेंगे ये दुर्गादास राठौड़ कौन है? इस दुर्ग का निर्माण दुर्गादास राठौड़ ने करवाया। बताओ, दुर्गादास राठौड़ ने करवाया। अब दुर्गादास राठौड़ कौन है और इस दुर्ग का महत्व क्या है? दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ जिन्हें मारवाड़ का चाणक्य, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता। ये दोस्तों याद कीजिएगा, जब जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, जिनका शासन काल था 1638 ईस्वी से लगा करके 1678 ईस्वी तक। जैसे ही जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु होती है जमरूद अफगानिस्तान में, उस समय जसवंत सिंह प्रथम का कोई जीवित पुत्र नहीं था, अर्थात जसवंत सिंह प्रथम का कोई उत्तराधिकारी नहीं था।
अब जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु होते ही दिल्ली का मुगल बादशाह, जिसका नाम बताओ कौन सी जेब था, औरंगजेब था। औरंगजेब ने दोस्तों जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। खालसा का अर्थ है अब इस जोधपुर का कोई भी राजा नहीं होगा, जोधपुर का कार्यभार दिल्ली से संचालित होगा दोस्तों। यानी औरंगजेब ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसकी 2 रानियां गर्भवती थी। वो दोनों रानियां भी जमरूद अफगानिस्तान गई हुई थी और वापस भारत लौट रही थी। तब रास्ते में लाहौर के पास दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र का नाम था दलथुम्बन, दूसरे का नाम था अजीत सिंह। दलथुम्बन जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। एकमात्र जीवित पुत्र जसवंत सिंह का कौन सा सिंह बना था? अजीत सिंह बना था। और उस अजीत सिंह को मित्रों ये औरंगजेब धोखे से कैद करके दिल्ली रूप सिंह की हवेली में ले जाकर के कैद कर देता है। और औरंगजेब जो है जोधपुर वासियों के सामने शर्त रखता है कि अजीत सिंह को जोधपुर का राजा तभी बनाया जाएगा जब अजीत सिंह इस्लाम स्वीकार कर ले। यानी अजीत सिंह मुसलमान धर्म स्वीकार कर ले तभी जोधपुर का राजा अजीत सिंह बनेगा, अन्यथा जोधपुर प्रशासन औरंगजेब का रहेगा। और उसी समय बीच में एंट्री मारते हैं कौन से राठौड़े? दुर्गादास राठौड़। कौन है दुर्गादास? ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी मंत्री, जिनका नाम था आस्करण राठौड़, उनके पुत्र थे दुर्गादास राठौड़। इनको कहा जाता है मारवाड़ का चाणक्य, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, यानी ऐसा मोती जिसका कोई मोल ना हो। दोस्तों उसके बाद की कहानी इतिहास में आपने पढ़ी होगी। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को दिल्ली की रूप सिंह हवेली से आजाद करवाता है और औरंगजेब की मृत्यु तक इस अजीत सिंह को छिपा करके रखता है। और अजीत सिंह को कौन से दुर्ग में रखा गया था? पीपलू दुर्ग में। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि अजीत सिंह का लालन पालन इस दुर्ग में नहीं हुआ था। अजीत सिंह का लालन पालन तो कालिंद्री गांव सिरोई में जयदेव ब्राह्मण के घर पर हुआ था। लेकिन जैसे ही अजीत सिंह बड़ा होता है, अजीत सिंह को किस दुर्ग में रखा जाता है? पीपलू दुर्ग में रखा जाता है, जिसका निर्माण करवाया था दुर्गादास राठौड़। एक बिंदु लिख सकते हैं, अजीत सिंह की शरण स्थली। बताओ किसकी शरण स्थली? अजीत सिंह की शरण स्थली। बताओ कौन सा किला कहलाता है? पीपलूद का किला कहलाता है। ठीक है गुरुजी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आगे बढ़ो। मित्रों आगे पढ़ते हैं बाली दुर्ग। दोस्तों ध्यान रखना, बाली दुर्ग कहां पर है? पाली में। अपने दोस्तों एक दुर्ग पड़ा था बाला दुर्ग। बाला दुर्ग है अलवर में, बाली दुर्ग है पाली में। बाला आभूषण भी है, बाली आभूषण भी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाला अलवर, बाली पाली, बाली पाली, यानी बाली पाली नाम से याद रख लेना है। अगर पूछ ले बाला आभूषण कहां पहना जाता और बाली आभूषण है, तो मित्रों बताओ बाड़ा तो कहां पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। और बाड़ी बताओ कहां पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये दुर्ग किसने बनाया था? ये मित्रों जालोर के राजकुमार बीरम देव ने अपनी बहन बाली की, अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी बाली की स्मृति में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। दोस्तों एक बिंदु लिख सकते हैं, निर्माण। बताओ निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था बीरम देव। इसका निर्माण करवाया बीरम देव। और बीरम देव बताओ कहां का रहने वाला था? इसका मूल निवास प्रमाण पत्र कहां का बना हुआ था? जालोर का बना हुआ था। क्यों महत्वपूर्ण है यह दुर्ग मित्रों? ध्यान रखना, इस दुर्ग में पांडवों के गुली डंडे रखे हुए हैं। बताओ इस दुर्ग में पांडवों के क्या रखे हुए हैं? इस दुर्ग में पांडवों के गुल्ली डंडे स्थित। बताओ पांडवों के गुल्ली डंडे स्थित। अब आप कहेंगे ये गुल्ली डंडे क्या होते हैं मित्रों? आजकल आप भूल गए हैं गुल्ली डंडों को। आजकल आप लूडो खेलते हैं, पबजी खेलते हैं या और कुछ खेलते हैं। प्राचीन समय का जो पबजी हुआ करता था वो बताओ कौन से डंडे को कहा जाता था? गुल्ली डंडे को कहा जाता। एक लकड़ी का बड़ा डंडा होता था, लकड़ी की गिल्ली बनी होती थी और आप यूं डंडे पे
जो है उसको घुमाते और उसके ऊपर मारते। इस प्रकार का एक बड़ा मनमोहक खेल होता था, राजस्थानी खेल था। और पांडव जो थे उनके गुली डंडे कौन से दुर्ग में स्थित है? बाली दुर्ग में। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। पहले के कई खेल होते हैं, रायड़ा होता था, रसड़ी होता था, लुकमीचनी होता था, जुर्नी जाल होता था, सतोलिया होता था। इस प्रकार के कई खेल होते थे, उन्हीं में से एक खेल था गुली डंडा। और इस दुर्ग के बारे में ध्यान रखना, वर्तमान में जो है जेल संचालित है। वर्तमान में बताओ इस दुर्ग में क्या चलती है? वर्तमान में जेल संचालित है। ये 3-4 बातें अपने को दो दुर्गों के बारे में ध्यान रखनी है कि पांडवों का गुली डंडा और दुर्गादास राठौड़ का कौन सा किला है दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से दुर्ग बच जाते हैं दोस्तों? देखना, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में नौलखा दुर्ग कहां पर है दोस्तों, नौलखा दुर्ग, तो ध्यान रखना नौलखा जो दुर्ग है यह पड़ता है झालावाड़ में। दोस्तों नौलखा दुर्ग जो है यह बताओ कहां पर पड़ता है? झालावाड़। नौलखा दुर्ग का निर्माण करवाया गया पृथ्वी सिंह के द्वारा। बताओ इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वी सिंह। या सीधा लिख सकते हैं नींव, इसकी नींव रखी गई 1860 ईस्वी में पृथ्वी सिंह के द्वारा। बताओ किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह। दोस्तों नींव का अर्थ क्या हुआ? ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब तक निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, ऐसा दुर्ग बताओ कौन सा दुर्ग है? नौलखा। तो यहां पर लिख सकते हैं मित्रों, ऐसा एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण कार्य अभी तक जारी, ये कौन सा दुर्ग है? नौलखा। दोस्तों नौलखा अगर आपसे पूछा जाए कि नौलखा बावड़ी कहां पर है तो आप बताओ क्या बताएंगे? नौलखा जो बावड़ी है वो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा दरवाजा बताओ कहां पर है? तो नौलखा दरवाजा दोस्तों ध्यान रखना कहां पर है? रणथंभौर में है। नौलखा बुर्ज कहां पर है? तो नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों जो भी जिनका भी निर्माण कार्य अत्यधिक महंगा होता है उनको नौलखा कह दिया जाता है। उनको बताओ क्या कह दिया जाता है? नौलखा कह दिया जाता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 बिंदु। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नौलखा नाम आ गया तो नौलखा से जो जो संबंधित है वो लिख ले सारे। नौलखा बावड़ी, बताओ नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में है। बताओ कहां पर है? डूंगरपुर में। और इस बावड़ी का जो निर्माण है वो आस्करण की पत्नी जो है उसके द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता। प्रिमल देवी, जिसका नाम था प्रिमल देवी, के द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण। मित्रों अगर आपसे पूछ लिया जाए नौलखा दरवाजा कहां पर है? नौलखा, अथवा इस नौलखा को नौलखा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। हिंदी में नौ बोलते हैं, संस्कृत में नौ बोलते हैं। तो नौलखा अथवा नौलखा जो दरवाजा है ये बताओ कहां पर है? रणथंभौर में है। नौलखा दरवाजा बताइए कहां पर है? रणथंभौर में है। मित्रों अगर आपसे पूछ लिया जाए नौलखा बुर्ज कहां पर है? नौलखा बुर्ज, तो बताओ दोस्तों नौलखा बुर्ज कहां हो जाएगी? ये हो जाएगी चित्तौड़गढ़ में। बताइए कहां पर हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए नौलखा महल कहां पर है? दोस्तों बताओ नौलखा महल कहां पर है? तो आप बताएंगे नौलखा महल उदयपुर में है। बताओ कहां पर है? उदयपुर में। आप कहेंगे नौलखा मंदिर कहां पर है?
तो दोस्तों ध्यान रखना, नवलखा जो मंदिर है वो बताओ कहां पर है? पाली में है। ये कुछ नवलखा के नाम पर बातें। उसी प्रकार सावन भादो है, सावन भादो मेल है, सावन भादो झील है, सावन भादो कड़ैया है, सावन भादो नहर है, सावन भादो महल है, सावन भादो बावड़ी है। तो नवलखा के नाम पर जो भी चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि नवलखा दुर्ग झालावाड़ में है, जिसकी नींव 1860 में पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। नवलखा बावड़ी प्रिमल देवी ने बनवाई थी। नौलखा दरवाजा रणथंबोर में हमीर ने। नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, कुंभा ने बनवाई थी। नवलखा मेल उदयपुर में बना हुआ है, संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। नवलखा मंदिर पाली में बना हुआ है, जिसका निर्माण मित्रों अपने नौरंगदास के द्वारा करवाया गया था। ये सारी बातें अपने को थोड़ी बहुत नजर में होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यह था अपना नवलखा दुर्ग, नवलखा झालावाड़। झालावाड़ में आए हैं तो दोस्तों यहां पर एक झालावाड़ के पास में ही कोटा का दुर्ग पड़ता है। बताओ कौन सा दुर्ग पड़ता है? कोटा दुर्ग। और कोटा दुर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कोटा का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना मित्रों, देवा जेत्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। देवा जेत्र सिंह ने। बताओ किसने करवाया था निर्माण? देवा जेत्र सिंह ने। मित्रों देवा जेत्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा कोटा दुर्ग के बारे में और क्या बात अपने को बात याद रखनी है? कोटा दुर्ग में ध्यान रखना माउठा तालाब स्थित है, बड़ा ही मनमोहक सरोवर है। माउठा अथवा राउठा भी कह सकते हैं इसको, माउठा अथवा राउठा तालाब स्थित। माउठा अथवा राउठा तालाब बताओ कौन से दुर्ग में स्थित है? कोटा में। मित्रों इसी दुर्ग में भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध जाला हवेली स्थित है। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध जाला हवेली प्रसिद्ध, जाला हवेली प्रसिद्ध है। बताओ भित्ति चित्र का अर्थ क्या होता है? भित्ति यानी बींत, बींत यानी दीवार। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता? तो दोस्तों ध्यान रखना वो कहा जाता है तारागढ़ बूंदी में स्थित चित्रशाला को, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला जालिम सिंह के द्वारा निर्मित जो हवेली है उसका नाम है जाला हवेली, जिस भित्ति चित्रों के लिए कौन से दुर्ग में है? कोटा दुर्ग में। दोस्तों कोटा दुर्ग में ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक अवधि तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने वाला दुर्ग, अधीन रहने वाला जो दुर्ग है वो दुर्ग बताओ दोस्तों कौन सा दुर्ग है? कोटा दुर्ग है। इसका अर्थ क्या हुआ मित्रों? याद कीजिए लाला जयदयाल और मेहराब खां 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का जन विद्रोह शुरू होता है। और 15 अक्टूबर 1817 को जब कोटा का जन विद्रोह शुरू हुआ था, उस समय कोटा का जो शासक था उनका नाम था राम सिंह द्वितीय। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम था मेजर बर्टन, मेजर बर्टन का निजी चिकित्सक जिसका नाम था सेडलर कोटम, और इस मेजर बर्टन के 2 पुत्र, ये 500 लोग कोटा दुर्ग में बैठ करके लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हो रहे विद्रोह के दमन की योजना बना रहे थे।
उसी समय क्रांतिकारी इस कोटा दुर्ग की दीवारों को फांदते हुए कोटा दुर्ग में प्रवेश करते हैं और इस मेजर बर्टन की हत्या करके, गर्दन को काट करके कोटा के दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटका देते हैं। और यह गर्दन अभी इसी वर्ष फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछी गई कि कोटा के जन विद्रोह के समय उपरोक्त में से किस व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए में दिया गया मेजर बर्टन, ऑप्शन बी में राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी में सैडलर कोट्टम, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी में दिया गया ए एवं से दोनों। तो ध्यान रखना, राम सिंह द्वितीय की हत्या नहीं हुई थी। राम सिंह द्वितीय को तो नजरबंद कर लिया गया था। मारा किसको गया था? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उस मेजर बर्टन का निजी चिकित्सक था जिसका नाम सैडलर कोट्टम, और इस बर्टन के दो पुत्र थे क्रोक एवं नरोक, उन दोनों को मौत के घाट उतारा गया था। जबकि राम सिंह को क्या कर लिया गया? नजरबंद कर लिया गया। यह घटना कब की है? 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर से लगा करके 30 मार्च 1858 ईस्वी तक इस दुर्ग पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। 30 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्टसन और अपने करौली का शासक मदन पाल सिंह दोनों की संयुक्त सेना इस कोटा के दुर्ग पर आक्रमण करती है और कोटा के दुर्ग को 6 माह पश्चात क्रांतिकारियों से आजाद करवा के लाला जयदयाल व मेहराब खां को गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग सर्वाधिक क्रांतिकारियों के अधीन रहा था सर्वाधिक समय तक? तो यह था कोटा दुर्ग, और ब्रैकेट में लिख सकते हो लगभग 6 माह तक। बताओ लगभग कितने माह तक है? लगभग 6 माह तक यह दुर्ग क्रांतिकारियों के क्या रहा था? अधीन रहा था दोस्तों। तो दोस्तों, कोटा दुर्ग के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी कुछ बातें कोटा दुर्ग के, और भी यहां पर कई प्रकार की जानकारियां मिल सकती है, लेकिन ये बातें अपने को परीक्षा में अगर याद रहे तो सबसे अच्छी बात है। मित्रों, कोटा के बाद में एक दुर्ग है शेरगढ़। कोटा के बाद में बताओ एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है शेरगढ़, और इसी दुर्ग को पहले कहा जाता था कोसवर्धन दुर्ग। बताओ इसी दुर्ग को पहले क्या कहा जाता था? कोसवर्धन दुर्ग। और ये जो शेरगढ़ अथवा कोसवर्धन दुर्ग है वो मित्रों बताओ कहां पर पड़ता है? 12 में पड़ता है। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया जाता है वो करवाया जाता है मित्रों हसमत वाला राजा, 52 युद्धों का विजेता मालदेव के द्वारा। बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? मालदेव के द्वारा। मालदेव ने जोधपुर यानी मारवाड़ राज्य के कोष को सुरक्षित रखने के लिए राजकीय जो पैसे थे, राजकीय जो रकम थी, उसको सुरक्षित रखने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया। लेकिन मित्रों आप तो जानते ही हो 5 जनवरी 1544 का समय गिरी सुमेल का युद्ध, और उस गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव राठौड़ जो है युद्ध भूमि छोड़ करके कहां चले जाते हैं? सिवाना चले जाते हैं, और मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा उस युद्ध को लड़ते हैं। लेकिन उस युद्ध में कड़ा मुकाबला, सुपर ओवर में नतीजा जाकर के निकला। जेता कुंपा हार जाते हैं, और लेकिन जेता कुंपा की वीरता को देख करके जो शेरशाह सूरी है इस युद्ध के दौरान बताओ क्या कहते हैं कि मैं आज मुट्ठे भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतना गंभीर युद्ध था, इतना खतरनाक मुकाबला हुआ था दोस्तों। उस मुकाबले में हारने के पश्चात इस दुर्ग पर शेरशाह सूरी का अधिकार
अधिकार हो जाता है और शेरशाह सूरी अपने नाम पर इस दुर्ग का नाम बदलकर बताओ कौन सा गढ़ कर देता है, शेरगढ़ कर देता है। तो क्या करें गुरुजी, इतनी रामायण आप क्यों सुना रहे हो? आप तो सीधा मुद्दे पर आओ। परीक्षा में क्या प्रश्न बनेगा दोस्तों? परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि हुन हुंकार तोप, बताओ कौन सी तोप है? हुन हुंकार तोप इस दुर्ग में स्थित, हुन हुंकार तोप स्थित। ये कई तोपें हैं, जैसे गर्भ गुंजन महाबाला, ये कौन से दुर्ग में स्थित तोपें हैं? ये है अपनी तारागढ़ बूंदी में। इसके अलावा जय बाण रणबंका, ये कौन से दुर्ग में है? जयगढ़ जयपुर में। और इसके अलावा पिछले पटवार की मुख्य परीक्षा में पूछा ही गया था कि गज्जक गुब्बार धूड़धानी, देखो कितना अच्छा प्रश्न आया था कि गज्जक गुब्बार धूड़धानी है। ऑप्शन ए में दिया राजस्थानी मिठाई के प्रकार, ऑप्शन बी में दिया मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें, ऑप्शन सी में दिया वेशभूषा के प्रकार और ऑप्शन दे उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्यार्थियों ने सोचा रे गज्जक तो मिठाई है, सर्दी का समय था, गज्जक की खुशबू आ रही थी परीक्षा केंद्रों के पास और सोचा रे गज्जक तो मिठाई है। आगे लिखा हुआ था गुब्बार, गुब्बार क्या है? सोचा कोई बंगाली मिठाई होगी और लास्ट में लिखा हुआ था धूड़धानी। सोचा रे मिठाई बनाते हुए इसकी धूड़े दानी हो गई थी और ऑप्शन ए में लिखा हुआ मिठाई के प्रकार पर गोला काला करके आ गए। दोस्तों ध्यान रखना, ये धूड़धानी मिठाई की नहीं हुई थी, ये -1/3 नंबर की परीक्षा में धूड़धानी हुई थी। तो ध्यान रखना, गज्जक गुब्बार धूड़धानी मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें हैं। गर्भ गुंजन महाबाला किल किला शंभू बाण गजनी, ये सारी की सारी बताओ कहां की तोपें हैं? मेहरानगढ़ की तोपें हैं। हुन हुंकार तोप कौन से दुर्ग की तोप है? शेरगढ़ की तोप है मित्रों। इसके अलावा इस दुर्ग के बारे में ध्यान रखना मित्रों, इस दुर्ग में रावल महल स्थित है। बताओ कौन सा महल स्थित है? रावल महल स्थित है। कौन से गढ़ में स्थित है दोस्तों? यह है शेरगढ़ में। मित्रों 12 में एक और किला है, उस दुर्ग का नाम बताओ कौन सा गढ़ है? नाहरगढ़। और बताओ नाहरगढ़ कहां पर पड़ता है? 12 में। आप कहेंगे गुरुजी आपका दिमाग तो ठीक है क्या? नाहरगढ़ तो आपने जयपुर में लिखाया था और आपने कहा कि जयपुर का मुकोटा कहते, सुदर्शनगढ़ कहते। जी हां, बिल्कुल आपकी बात सही है, नाहरगढ़ जयपुर में है, लेकिन एक नाहरगढ़ 12 में भी है। और ध्यान रखना, इस दुर्ग की आकृति, इस दुर्ग की आकृति लाल किले जैसी है। इस दुर्ग की आकृति बताओ कैसी है? इस दुर्ग की आकृति लाल किले जैसी है। लाल किला कहां पर है? लाल किला है दिल्ली में। और जिस प्रकार दिल्ली का लाल किला बना हुआ है, वैसा ही अपना नाहरगढ़ बना हुआ है, जो कहां पर स्थित है? 12 में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा अपना शेरगढ़ और नाहरगढ़। अब हाड़ौती क्षेत्र के ये दुर्ग पढ़ लिए अपने, झालावाड़ का किला पढ़ लिया, शेरगढ़ पढ़ लिया, कोटा पढ़ लिया, बूंदी पढ़ लिया। एक और रह गया मित्रों, बताओ कौन सा? बेंसरोडगढ़। बेंसरोडगढ़, ये रहा अपना बेंसरोडगढ़। और बताओ बेंसरोडगढ़ कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ये बेंसरोडगढ़ पड़ता है मित्रों चित्तौड़गढ़ में। और ये जो दुर्ग है, ये मित्रों ध्यान रखना बामणी नदी के, कौन सी नदी के? बामणी नदी के किनारे स्थित है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण करवाया जाता है, इसका बताओ निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण 2 व्यापारी थे, एक का नाम था बेंसा शाह और दूसरे का नाम था रोड़ा शाह। बताओ, एक का नाम तो था बेंसा शाह और दूसरे का नाम बताओ कौन सा शाह था? रोड़ा शाह था। तो बेंसा शाह और रोड़ा शाह दोनों व्यापारी थे, इस कारण इस दुर्ग को व्यापारी दुर्ग कहा जाता। बताओ इस दुर्ग को कौन सी दुर्ग कहा जाता है? व्यापारी दुर्ग कहा जाता है। यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी दुर्ग को मित्रों व्यापारिक दुर्ग होने के कारण राजस्थान का वेलोर कहा जाता।
बताओ इसी दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। कौन से दुर्ग को? बेंसरोडगढ़, जो बताओ कौन सी नदी के संगम पर है? बामनी नदी के किनारे पर बना हुआ दुर्ग है। ये अपने को जानकारी रखनी है बेंसरोडगढ़ के। मित्रों, बेंसरोडगढ़ के अलावा यहीं पर एक और दुर्ग बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के पास में ही, और उसको छोड़िए, महत्वपूर्ण नहीं है। अगला मित्रों ध्यान रखना, अचलगढ़ दुर्ग। बताओ अगला दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ का किला। और अचलगढ़ का दुर्ग बताओ कहां पर पड़ता है? माउंट आबू। माउंट आबू पड़ता है सिरोही में। और इसका जो निर्माण है वो बताओ, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? राणा कुंभा के द्वारा। अचलगढ़ का जो किला है उसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि वीर विनोद के रचयिता कवि श्यामल दास के अनुसार, श्यामल दास का जो ग्रंथ है वीर विनोद, उसमें लिखा हुआ है कि मेवाड़ में स्थित कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया। इसी कारण तो राणा कुंभा को स्थापत्य गुरु कहा जाता है। तो ये दो दुर्गों के बारे में मित्रों अपने को और पता होना चाहिए, बेंसरोडगढ़ और अचलगढ़। दोस्तों तो दोस्तों अगले दुर्ग की तरफ चलते हैं। अगला दुर्ग है बताओ मांडलगढ़। बताओ कौन सा गढ़ है? मांडलगढ़। और ये जो मांडलगढ़ का किला है, ये बताओ मांडलगढ़ का किला कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। मांडलगढ़ का किला, मांडलगढ़ त्रिवेणी संगम भी है, 3 नदियों के संगम पर। कौन कौन सी? बनास, बेड़च, मेनाल। बताइए कौन सी नदियों के संगम पर है? बनास, बेड़च व मेनाल नदी के संगम पर स्थित। बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर है दोस्तों। और जो दुर्ग नदियों के संगम पर होता है उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहा जाता है? जल दुर्ग अथवा औद्युक दुर्ग कहा जाता है। तो इस दुर्ग की बताओ श्रेणी कौन सी हो जाएगी? इस दुर्ग की श्रेणी हो जाएगी मित्रों जल अथवा औद्युक दुर्ग, क्योंकि नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग है। अगला बिंदु दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था मांडिया भील ने करवाया। बताओ इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मांडिया भील के द्वारा करवाए जाने के कारण ही इस गढ़ को कौन सा गढ़ कहा गया? मांडलगढ़ कहा गया। मित्रों राणा प्रताप, ऐसा भी ध्यान रखना, हल्दी घाटी युद्ध से पहले जो अकबर की सेना थी, उस अकबर की सेना को सैन्य प्रशिक्षण भी कौन से गढ़ में दिया गया था? मांडलगढ़ में दिया गया, क्योंकि अकबर की सेना पहाड़ी युद्धों को लड़ने में निपुण नहीं थी। और सीधा अजमेर के मैगजीन दुर्ग जो है उसमें तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी थी, और योजना के तहत मान सिंह को प्रधान सेनापति बनाया गया था। लेकिन दोस्तों अकबर की सेना को 21 दिन इस मांडलगढ़ दुर्ग में रोक करके हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व प्रशिक्षण दिया गया। तो एक लाइन लिख सकते हैं, हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना को इस दुर्ग में 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण, 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। बताओ कौन से दुर्ग में दिया गया था? यह दिया गया था अपने मांडलगढ़ में। और ध्यान रखना, महाराणा प्रताप जीवन पर, पूरे जीवन 2 स्थानों पर कभी अधिकार नहीं कर पाए थे।
एक तो चित्तौड़गढ़ पर और दूसरा बताओ कौन से गढ़ पर? मांडलगढ़ पर। आजीवन कभी भी अधिकार नहीं कर पाए थे। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने मेवाड़ पर, पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के ऊपर कभी भी क्या नहीं कर पाए थे? अधिकार नहीं कर पाए थे। तो ऐसा जो गढ़ है मांडलगढ़ है मित्रों, मांडलगढ़ औदुक दुर्ग हो जाएगा। 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। और ध्यान रखना, नीचे नोट लगाकर महाराणा प्रताप, एक बिंदु और लिख लेते हैं कि महाराणा प्रताप आजीवन चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए। चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए। अधिकार नहीं कर पाए। ये बात दोस्तों अपने को बताओ याद रखनी है। कौन से गढ़ के बारे में? मांडलगढ़। आशा करता हूं कि यहां तक के जितने भी दुर्ग पढ़ाए गए हैं सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।